नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योग्राफी वाले गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के द्वारा मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करके पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और मानव भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के बारे में बताया था। ये जो टॉपिक्स थे वो राजस्थान बोर्ड के जो 12th के विद्यार्थी हैं ज्योग्राफी के, उनके चैप्टर 1 से लिए गए थे। और साथ ही साथ जो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनकी सेकंड किताब है मानव भूगोल, वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं दोस्तों, वो है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि भूगोल जो है वो हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन कराता है, और मानव भूगोल जो है भूगोल का एक अभिन्न अंग है, एक इसका पार्ट है। भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट भौतिक भूगोल एंड देन सेकंड मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रदेशों में जो मानव समुदाय रहता है, उस मानव समुदाय का प्राकृतिक वातावरण के साथ जो समायोजन होता है उसका अध्ययन करते हैं। मानव समुदायों का प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या होता है? समायोजन। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव समुदायों का प्राकृतिक वातावरण के साथ जो समायोजन होता है उसका अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है प्राकृतिक वातावरण की भिन्नता। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो है भौतिक वातावरण पाए जाते हैं। कहीं की जलवायु अलग है, कहीं का धरातल अलग है। उन्हीं के अनुसार मानव के जो क्रियाकलाप है या मानव के जो जीवन जीने का ढंग है वो अलग अलग पाया जाता है। मानव वातावरण की शक्तियों, उसके प्रभावों और अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ वातावरण से या प्रकृति से क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। कैसे संबंध स्थापित करता है? क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है, और समय अनुसार प्रकृति में कुछ बदलाव करता है जिससे कि वो उस प्रकृति के साथ सही ढंग से एडजस्टमेंट कर सके। तो ये जो भी एडजस्टमेंट मनुष्य करता है, इसके साथ साथ ही जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव और प्रकृति के संबंध बदलते चले गए। आदि काल से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में काफी परिवर्तन आया, और इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव भूगोल में कई विचारधाराएं बन गई, जिनका वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। उन विचारधाराओं में हमने नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के बारे में पढ़ा था। ये सभी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत भी आते हैं। नियतिवाद में हमने पढ़ा था मानव और प्रकृति में से प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संभववाद के अंतर्गत हमने पढ़ा कि प्रकृति गौण है, मानव की क्रियाकलाप श्रेष्ठ हैं। और नवनियतिवाद ने दोनों का मध्य मार्ग सुलझाया कि दोनों के मध्य कैसे संबंध है? क्रियात्मक संबंध है। तो मानव भूगोल की प्रकृति को और अधिक विस्तृत रूप से बताने के लिए विद्वान हुए थे एक हमारे जीन ब्रुन्स। अगर हम जीन ब्रुन्स के अनुसार बात करें, फ्रांसीसी विद्वान थे जीन ब्रुन्स। इन्होंने कहा था विषय की प्रकृति के बारे में कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है,
शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, और इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध स्थान से है। ये जीन ब्रुन्स ने कहा था। जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र में हम कीमतों के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं, दाम के बारे में बात करते हैं, वनस्पति शास्त्र में हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, भूगर्भ शास्त्र में हम चट्टानों के बारे में बात करते हैं, इतिहास में हम समय की गणना करते हैं, उसी प्रकार भूगोल का जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो स्थान है। इसमें हम भूगोल के अंतर्गत कहां और कैसे आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर देते हैं। इसी के साथ उन्होंने मानव भूगोल के प्रकृति के बारे में बताया। इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो है मानव। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताया था कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानवीय क्रियाकलाप है। मानवीय क्रियाकलापों का जो विकास है, जो उद्भव है, वो कहां, कैसे, कब हुआ, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भौगोलिक तरीके से जवाब देना मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करता है। तो जीन ब्रुन्स के अनुसार कह सकते हैं मानव भूगोल की प्रकृति में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव है। मनुष्य विभिन्न प्रदेशों में रहते हुए अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण के तत्वों का कैसे उपयोग करता है, उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, समायोजन करने के लिए कैसे उनमें बदलाव करता है, इन सब को हम मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत या मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल करते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान रखना, जीन ब्रुन्स ने कहा था, फिर एक बार दोहराता हूं आपके सामने परिभाषा को, मानव भूगोल की प्रकृति की परिभाषा, कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, इतिहास का संबंध समय से है, वैसे ही भूगोल का जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वो है स्थान। यहां हम कहां और कैसे प्रश्नों का जवाब देते हैं। उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप प्रमुख बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां, कैसे हुआ, कैसे उनमें बदलाव आया, कैसे कैसे समय के अनुसार वो बदलते चले गए, इन सब का भौगोलिक तथ्यों के अनुसार आंसर देना मानव भूगोल की प्रकृति में स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं अध्ययन क्षेत्र। देखिए दोस्तों, विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विषय क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर विषय के अंतर्गत आप किन चीजों को पढ़ रहे हो, किन चीजों का अध्ययन कर रहे हो, वो उसका विषय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अंतर्गत हम जिन जिन चैप्टरों को पढ़ते हैं या जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, 12th क्लास की हिंदी है, 12th क्लास की हिंदी विषय में कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो, तो वो उसका 12th क्लास का हिंदी का विषय क्षेत्र हो गया। ज्योग्राफी के अंदर आप जैसे 12th की ज्योग्राफी है, 12th की ज्योग्राफी में आप किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल को, तो मानव भूगोल 12th की ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र हो गया। उसी तरीके से हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि मानव भूगोल का एक अलग विषय के रूप में जो विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। एक अलग विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में सामने आया था। आज तक ये एक प्रगतिशील विज्ञान है। मानव भूगोल जो है वो क्या है? एक प्रगतिशील विज्ञान है।
प्राचीन काल में मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे इसका जो विषय क्षेत्र है वो बढ़ता चला गया। अब इसमें केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन न करते हुए उन प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, उन सभी तत्वों का जो मानव पर अपना प्रभाव डालते हैं और जिनके द्वारा मानव अपनी क्रियाओं को करता है। तो ये सभी इसके अध्ययन क्षेत्र में आए, धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ता चला गया। अगर हम बात करें जैसे भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको दो चीजें बताई थी, भूगोल के दो भाग हैं, एक तो है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। देखिए दोस्तों, भौतिक भूगोल में प्रकृति के जितने भी तत्व आ जाते हैं, धरातल, जलवायु, वर्षा, मैं लिख देता हूं, धरातल, जलवायु, वर्षा, जल, मृदा, खनिज आदि, इन तत्वों का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं, लेकिन इनके उद्भव और विकास का जो विषय वस्तु है वो भौतिक भूगोल में है। मानव भूगोल में हम ये जो भौतिक तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको, भौतिक प्लस मानवीय, इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि इन सभी तत्वों का अध्ययन हम मानव भूगोल में भी करेंगे, लेकिन वो अध्ययन जो होगा हमारा वो सिर्फ इस बेस पर होगा कि उनका प्रभाव मानव पर क्या पड़ रहा है और मानव उनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए कैसे करता है। तो वो मानव, अगर हम पर्टिकुलर इन तत्वों के विकास और उद्भव की बात करें तो विकास और उद्भव तो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र हो गया, लेकिन इन तत्वों का प्रभाव मानवीय जीवन पर क्या है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव, और सांस्कृतिक भूदृश्य। कालिक अनुक्रमण, वातावरण समायोजन। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही चीज है कि हम मानव का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु है वो मानव ही है, ध्यान रखना। तो मानव का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ मानव जिस क्षेत्र में रहता है वहां कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मानव करता है, उनका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। साथ ही साथ मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किन किन भूदृश्यों का निर्माण करता है, किन किन सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है, इन चीजों का अध्ययन, सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। और ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य बनाता है ये वातावरण समायोजन को कहलाता है, दर्शाता है। यानी मनुष्य किसी क्षेत्र विशेष में रहते हुए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हुए कैसे एडजस्टमेंट करता है, उस वातावरण में अपने आप को कैसे ढालता है, उसको कहते हैं वातावरण समायोजन। तो इसका अध्ययन भी करते हैं। साथ ही साथ मानव के और प्रकृति के जो संबंध है वो निरंतर प्रगतिशील हैं, उनमें समय अनुसार बदलाव होता है। तो समय अनुसार बदलाव का जो अध्ययन है वो कालिक अनुक्रमण कहलाता है। तो इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम एक तो अध्ययन करते हैं किसका, मानव या जनसंख्या का जो भौगोलिक वितरण है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्ययन क्या करेंगे, किसी प्रदेश में जहां मानव रह रहा है वहां के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा अध्ययन हम क्या करते हैं,
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव किनको बनाता है? सांस्कृतिक तत्वों को। सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी सांस्कृतिक वातावरण। इनके साथ मानव क्या करता है? समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो वातावरण समायोजन कैसे करता है? समय अनुसार करता है। तो समय अनुसार करता है तो इसका मतलब कालिक अनुक्रमण। ये मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किए गए। वास्तविकता में देखा जाए दोस्तों, तो मानव भूगोल की विषय वस्तु में जो तथ्य शामिल किए गए हैं, उन तथ्यों को हम सिर्फ दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक है प्राकृतिक या भौतिक तथ्य, और नंबर दो है मानवीय तथ्य। मानव भूगोल के विषय वस्तु में या विषय क्षेत्र में हम दो ही प्रकार के तथ्यों को शामिल करते हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक या भौतिक तथ्य। इसके अंतर्गत पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, धरातल, स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, जलाशय, समुद्र, महासागर, खनिज तत्व, इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा हम मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे मानव, उसका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, मानव की जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, धर्म, मनोरंजन के साधन, इन सब का अध्ययन मानवीय तथ्य में हो गया। तो ये दो तथ्य ही मानव भूगोल में शामिल किया था। अब इन्हीं को भूगोलवेत्ताओं ने, किसी ने अपने अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया, किसी ने कोई शब्द दे दिए, किसी ने कोई शब्द दे दिए, लेकिन मुख्य रूप से आएंगे ये दो ही तत्व। इन्हीं का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में। इनको ही थोड़ा फैलाकर लिख दिया गया है कि मानव और जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उनका निर्माण करते हुए मानव जो वातावरण बनाता है, सांस्कृतिक वातावरण, उनका अध्ययन किया जाता है। वातावरण समायोजन, यानी मनुष्य कैसे अपने आप को ढालता है प्रकृति के अनुसार, या प्रकृति को अपने अनुसार कैसे ढालता है, दोनों ही बातों का अध्ययन करते हैं। या और पांचवा कालिक अनुक्रमण का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से तो ये दो ही तथ्य हैं और इनके अनुसार हम उनका अध्ययन करते हैं। ये 12th क्लास के चैप्टर 1 में दिया गया है ये टॉपिक। अब अगर हम बात करें और थोड़ा विस्तारित रूप में, क्योंकि मैंने बताया कि जो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो उसमें और थोड़ा विस्तारित दे रखा है। तो मेन पार्ट तो यही है, लेकिन उसके अनुसार अगर हम बात करें, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया। उसमें से हम एक दो विद्वानों के नाम ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोफेसर जीन ब्रुन्स। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं या विषय क्षेत्र के जो तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा। नंबर 1 भूमि का अनुत्पादक उपयोग, नंबर 2 वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय, और तीसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग। ये प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने बताया कि इन 3 तरीके से मनुष्य जो है वो अपना जीवन चलाता है और उसका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। जैसे भूमि का अनुत्पादक उपयोग क्या है? अनुत्पादक उपयोग से मतलब क्या होता है दोस्तों कि भूमि का उपयोग तो कर रहा है लेकिन उसमें से कुछ उत्पादित नहीं कर रहा। जैसे मकान बनाना, सड़कें बनाना, अब ये उपयोग तो कर रहा है भूमि का लेकिन इनसे कुछ उत्पादित थोड़ी हो रहा है। तो इस तरीके से मानव भूमि का अनुत्पादित उपयोग करता है। दूसरा, मानव वनस्पति और जंतु जगत पर मानव की विजय का अध्ययन किया जाता है। जैसे वनस्पति की बात करें तो विभिन्न प्रकार की कृषि जो तरीके हैं मनुष्य के, प्राचीन काल में स्थानांतरित कृषि से लेकर वर्तमान की जो आधुनिक कृषि है
उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के इस पॉइंट में करते हैं। साथ ही साथ जंतु जगत पर मानव की विजय, मानव ने जो पालतू जानवर पाल रखे हैं उनका उपयोग मनुष्य करता है अपने जीवन यापन के लिए, उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग। विनाशकारी उपयोग से जो मतलब है वहां पर दीर्घवंश का, वो है खनन। भूमि का दोहन करके जो खनिज तत्व मनुष्य निकालता है, इसे एक नाम दिया गया है लुटेरी अर्थव्यवस्था। खनन क्रिया को ही दूसरा नाम है लुटेरी अर्थव्यवस्था। इसमें मनुष्य पृथ्वी को लूट रहा है, दुनिया भर का अपना पेट नहीं भर रहा उसका, दुनिया भर का खनन क्रिया के द्वारा खनिजों को निकाले जा रहा है। तो ये विनाशकारी उपयोग के अंतर्गत है। इस तरीके से जीन ब्रुन्स ने जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें 3 तथ्यों को शामिल किया है। अगली बात अगर हम करें, वो है प्रोफेसर विडाल डीला ब्लाश। प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में इन्होंने भी 3 तथ्यों को शामिल किया। नंबर 1 थी जनसंख्या, नंबर 2 सांस्कृतिक वातावरण और नंबर 3 है परिवहन। इन्होंने इस तरीके से 3 पार्ट्स में इसको बांटा। जनसंख्या के अंतर्गत हम जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि, प्रवास, प्रजाति आदि का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों में आप देख सकते हैं मानव के द्वारा जितने भी जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है, वनस्पतियों का उपयोग अपने जीवन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ मानव जितने भी प्रकार के नवनिर्मित संसाधनों को जन्म देता है, मकान बनाना, सड़कें, शिक्षा, मनोरंजन, मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं जो भी हैं, उन सब का अध्ययन हम सांस्कृतिक वितरण के अंतर्गत या सांस्कृतिक वातावरण में करते हैं। इसके अलावा मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक संसाधनों को या स्वयं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है परिवहन के साधनों की। तो इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में इन 3 तथ्यों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास के अनुसार उनका अध्ययन क्षेत्र हो गया। अब अगर हम बात करें, एक विद्वान की और नाम ले लेते हैं जिनका नाम था हंटिंगटन। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 भौतिक भूदृश्य, या भौतिक वातावरण, और नंबर 2 है मानवीय वातावरण। इसकी भूदृश्य की जगह वातावरण भी लिख सकते हैं, भौतिक वातावरण और मानवीय वातावरण। अब देखिए हंटिंगटन ने भी वही 2 तत्व ले लिए। भौतिक वातावरण में जितने भी भौतिक तत्व हैं, कौन कौन से, फिर वही नाम, धरातल, पृथ्वी के ग्लोबीय संबंध, जल, और इसके अलावा खनिज, जलवायु, वर्षा, ये सभी तत्व भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ गए। मानवीय वातावरण के अंतर्गत मानव या जनसंख्या, उसके द्वारा बनाए गए समस्त मकान, परिवहन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उद्योग, धर्म, सरकार, संस्कृति, व्यापार, ये सभी किसके अंतर्गत, मानवीय वातावरण के अंतर्गत। तो इस तरीके से दोस्तों हंटिंगटन ने भौतिक भूगोल के मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में 2 तथ्यों को शामिल किया है, भौतिक वातावरण को या भौतिक भूदृश्य और मानवीय भूदृश्य या मानवीय वातावरण।
इनका अध्ययन, अब ये देखो ये जितने भौतिक तत्व है ना, इनका अध्ययन हम विकास और उसकी उत्पत्ति के आधार पर नहीं करते, बल्कि इनका अध्ययन हम मानव पर पड़ने वाले प्रभाव और मानव के द्वारा इन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं संपूर्ण सार के रूप में कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं कि वो प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं और मनुष्य उनमें कैसे बदलाव करता है। इसके अलावा हम उस क्षेत्र में जो भी मानव निर्मित दृश्य हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे अपने आप को ढालता है या प्रकृति को अपने अनुसार कैसे बदलता है, यानी कि वातावरण समायोजन, इसका अध्ययन करते हैं। और समय अनुसार मनुष्य और प्रकृति के जो संबंधों में बदलाव आते हैं, यानी कि कालिक अनुक्रमण, उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज का जो आपका टॉपिक था, ये था मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक खत्म करते हैं और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। ये वीडियो केवल 12th के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बीए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो भी इनसे अपना लाभ ले सकते हैं, वो भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।